टॉप 24 न्यूज मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। न्यूज बुलेटिन का वक्त हो चुका है, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, कर्नाटक में आरक्षण पर बीजेपी का हमला। राष्ट्रगान मामला, माफी मांगे नीतीश। बिहार विधानसभा में विपक्षी एमएलएस की मांग। जस्टिस यशवंत के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रहा एससी कॉलेजियम। राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ भी सकते हैं, अयोध्या में बोले सीएम योगी। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सीएम योगी का बयान। खबर कर्नाटक से है, जहां कर्नाटक सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। कर्नाटक सरकार कल जो बिल पेश, वक्फ कर्नाटक में क्या हो रहा है मुझे पता है। जोशी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर भूमि उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और वक्फ कर्नाटक में क्या हो रहा है मुझे पता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को संवर्धन राजनीति की प्रयोगशाला में परिवर्तित किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार कल जो बिल पेश किया है रिगार्डिंग 4% रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, ये 4% इट इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। ये 4% रिजर्वेशन इससे पहले डीजी हेडली केजी हेडली में वो केस जो है, उधर इन लोग कांग्रेस पार्टी के एमएलए के घर को जला दिया था। हुबली में पुलिस स्टेशन को जलाने का कोशिश किया था, बहुत ही गंभीर मामला था। तो सब लोगों के ऊपर केस वापस ले लिया और ये 4% रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट अप टू 2 तो क्यों चाहिए? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 15(1) तो ये कहा गया ऑन रिलीजन बेसिस यू कैन नॉट गिव द रिजर्वेशन, ये तो बोला गया है। और वक्फ में कर्नाटक में क्या हो रहा है? वक्फ में कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जस्ट माई कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में ही फार्मर्स आत्महत्या क्यों? 1960 में उनका सील डीड हुआ है। 1960 में जो सील डीड हुआ था, उनका ज़मीन वक्फ के नाम पे हड़प लिया और वो स्टैंडिंग क्रॉप पूरा हटा दिया, बुलडोज़र कर दिया। वो उसी किसान उसी भूमि में आत्महत्या की। ऐसे बहुत इंसिडेंट है। तो बीजापुर में पूरा सिटी में बहुत ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टी है कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। एसडीपीआई पीएफआई के ऊपर जो केसेस था वो भी विथड्रॉ करने का वो डिसाइड करके वो भी बहुत ही लीनियंस उनको दे रहे हैं। इसके कारण कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैबोरेटरी बन गया है। तो इसलिए अगर देश में कांग्रेस ऐसा ही करते करते पूरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि तो चलने वाला नहीं है और सारे देश में ये विषय लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे और कांग्रेस पार्टी एट व्हाट लेवल हाइट ऑफ अपीजमेंट कर रहे हैं ये हम बताएंगे। और डीएमके के बारे में ये बेसलेस है, अभी तो पार्लियामेंट में आना है टू कवर अप देयर फेल्यूअर। ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इसको उजागर कर रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद होगा। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का कानून के लिए वो पार्लियामेंट में आएगा और ऑनरेबल होम मिनिस्टर with all responsibility and sensitiveness he has told
we will not allow anything injustice to happen for the southern India. We are also from southern India. We are also concerned about it. तो इसीलिए अपने फेल्योर को कवर करने के लिए एक अभी तो इशू ही नहीं है, ये नॉन इशू खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के काछोला उप तहसील से है, जहां कस्बे में बेशकीमती भूखंड आबादी के नियम विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। पट्टों की जांच कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार और विकास अधिकारी को शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चरागा भूमि व 19/2/2015 के न्यायालय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश के अनुसार भी वो कार्य नहीं करके उन्हीं व्यक्तियों को वापस पट्टे दिए जा रहे हैं। चरागा भूमि के खसरा नंबर बदल के उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, पुश्तैनी पट्टे दिए जा रहे हैं, और जो बेशकीमती भूमि है उनको भी पुश्तैनी पट्टे का रूप देके दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए की राजस्व हानि पहुंच रही है। इसको लेकर आज क्या किया? आज हमने तहसीलदार साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के नाम पर, और अभी हम पंचायत समिति जा रहे हैं और आगे भी जो भी कार्रवाई बनेगी ग्रामवासियों के सहयोग से हम आगे जाएंगे। करके ये पट्टे वितरित किए गए हैं जो सब नाजायज़ है करीब, और जो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, जिनको पुश्तैनी पट्टे काछोड़ा के दिए गए हैं, जो काछोड़ा के रहने वाले नहीं हैं उनको पट्टे पुश्तैनी पट्टे कैसे वितरित किए। सचिव महोदय से बात की तो मेरे को इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वो पैराशूट पहन करके उतरा हूँ, जो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे गांव हो। मैंने तो यहाँ तक कि गांव वाले ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, कल तेरा नुकसान हो जाएगा व्यक्तिगत, तो मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ऐसा ये कहा तो ऐसे सचिव को जहाँ उसका ट्रांसफ़र पड़ा हुआ है, जिसको 3 जगह एज ए सचिव लगा रखा है, जो भ्रष्ट सचिव को सरतला लगा रखा है, धामने लगा रखा है, काछोड़ा लगा रखा है, और वो लाखों अरबों रुपए करोड़ों रुपए बेड़ा करके ले जा रहा है और कहता है तो कि मैं हनुमान जी से तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। काछोला ग्राम पंचायत में गलत तरीके से जो पट्टे बनाए जा रहे हैं उसकी शिकायत प्राप्त हुई ग्रामवासियों से, अतः इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट आने पर दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बस गांव के मोतवीर लोग एक ज्ञापन देने के लिए उप तहसील कार्यालय काछोला में पहुंचे हैं। गांव में बहुत सारी अनियमितताएं हो रही है। पट्टों के संबंध में बिल्कुल जो सरकार की पंचायत की महत्वपूर्ण भूमि, जो करोड़ों की कीमत की भूमि, उसको पुश्तैनी बना करके ऐसे लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं जो गांव में भी नहीं रहते। ऐसे में पूरा गांव इससे दुखी है, शब्द है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी तुरंत जांच की जाए और पट्टे चरागाह में भी पट्टे दिए जा रहे हैं। और जब हमने सचिव साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने दे दिए जो दे दिए, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार इस संबंध में तुरंत एक्शन ले और इन अनियमित पट्टों को खारिज करे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में पंचायत की, सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन को कुछ लोग हड़प नहीं पावे और सबको, पंचायत को इसका लाभ मिले। इसलिए हम पंचायत में कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन सौंपने के लिए उप तहसील कार्यालय में पहुंचे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है। पखाल यानी कि पानी भात, ये ओडिशा का एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है जिसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसी के तहत पुरी जिले में राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट की ओर से भव्य पखाल दिवस मनाया गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी एवं बड़े भाई बलभद्र जी को भी पखाल भोग लगाया जाता है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां के भीलवाड़ा जिले के कोटा चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह 6 बजे से एक भीषण सड़क हादसा हुआ।
सीमेंट से भरे टैंकरों की आपसी टक्कर के बाद उसमें आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटी इतनी तेज थी कि सीमेंट टैंकर चालक शंभू धाकड़ आग की चपेट में आ गया और जलने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के प्रयासों में टैंकर आपस में टकरा गए, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सली मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना में मापेड़ जाने के लिए सीधे बीजापुर से मापेड़ जाया जा सकता है। साथ ही 25 वर्षों से बंद पड़ा गारपा का साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू हो गया है और कोंडापल्लो में भी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक किया ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का। इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है, लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से अब चल रही हैं, बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम
इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्य धारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक। उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ। अब हम लोग मुख्य धारा में आए हैं और मुख्य धारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहां पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीजें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है, इसके लिए बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब कार्निवाल, बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन वहां किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहां पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूं कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवाओं के भी क्षेत्र में काम हो रहा है, अभी जितने युवा आते हैं यहाँ पे मैं पहला प्रश्न पूछता हूं कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। पामेड़ के बच्चे कहते हैं, तर्रेम के बच्चे कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। तो कौन चाहता है इस नक्सलवाद को? बहुत स्पष्टता इस बात में अब सबके बीच में आ गई है। और अब तक तो सरकारें तैयार थी, कोई मंत्री, कोई नेता तैयार थे, अब जनता तैयार है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 खत्म कर दिया, भारत में इधर उधर होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवादी हमले खत्म हो गए। ऐसे लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, और माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है इन सारे विषयों को लेकर के। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, एरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो आप, ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा, और कस्तूरबेटा का नाम आपको ध्यान में होगा, गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है, और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान, उनके अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है, और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे, उनकी विभिन्न मांगें थी, उनकी सुनवाई का विषय, तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को
ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियाँ हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है। उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिज़ाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है। तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गांव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में। और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। आपका स्वागत है पल्स 24 न्यूज में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां SSLC परीक्षाओं के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट दिव्या प्रभु ने आज लेमिंगटन स्कूल का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SSLC परीक्षाएं आज शुरू हो गई हैं और जिले भर के छात्र पहले दिन प्रथम भाषा की परीक्षा दे रहे हैं। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28,666 ಮಕ್ಕಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಇದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 106 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನೂ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿನೂ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ 28,666 ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 28,239 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 427 ಮಕ್ಕಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು CEO ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಸೆಂಟರ್ಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿನೂ ನಾನು CEOನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸುಮಾರು 400ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು 1 ತಾಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿನೂ ಸಹ KE ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ 28,666 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಷನ್ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೆದು ರೂಢಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ CCTV ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEO ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಏನಾರ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೇನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 2,000 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಬರೋದು ಬರದೇ ಇರುವುದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 450 ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ. RBSK ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡನೇ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅದೇನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ಆ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. खबर सहारनपुर के नकुट से है, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि नथुट बिजली घर पर बिजली के तारों पर खंभा लटकता हुआ नजर आया है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गिरता हुआ खंभा किसी की जान पर भी भारी पड़ सकता है। देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है और आपके लिए एक खबर दिखा रहे हैं और जानकारी दिखाएंगे विद्युत विभाग की। और विद्युत विभाग के द्वारा आपको बता दें कि ये रास्ता मेन है और इस रास्ते पर को बच्चे भी और बड़े बड़े वाहन भी दौड़ते हैं। लेकिन इससे मैं आपको बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा आपने देखा होगा 19-12 कई सारे ऐसे कस्टमर केयर नंबर चलाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे में ट्रांसफार्मर भी चेंज होते हैं, पब्लिक की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, जहाँ पर 8-9 महीने से कोई समाधान नहीं किया जाता, वो भी आपको शिकायत लेकर के बताएंगे आपको कि एक व्यक्ति है जिसका नाम पुरुषोत्तम पुत्र पवन, उन्होंने एक शिकायत की थी कि ये ट्रांसफॉर्म का जो खंबा है ये लगभग आप देख सकते हैं विद्युत विभाग का, ये यहाँ से इसकी जो जड़ है, मतलब यहाँ से ये ज़मीन में लगा हुआ था, ये यहाँ से कभी टूट गया, टूटने के साथ साथ ऐसे ये खंबा अब लटका हुआ है। अब ये खंबा आपको बता दें, खंबे पर लाइन लटकती है, लेकिन यहाँ पर लाइन पर ये खंबा यानी कि सारा वजन जो है इस खंबे का इस पर लगा हुआ है। अब पवन जो पुष्पेंद्र है, उन्होंने एक शिकायत की थी कि इस खंबे को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ को बच्चे भी दौड़ जाते हैं और जो रनवे है, मतलब भागने के लिए भी, दौड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको एक जानकारी और बता दें कि ये लाइन वो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर करसी पोषक और दूसरी जो गांव को लाइन जाती थी वो अलग अलग लाइनें थी। ये लाइनें आती भी ज़्यादा है और ये सीधी इधर सुल्तानपुर को जा रही है। सुल्तानपुर जो गांव है वहाँ को ये जा रही है, नठोड़ी से जो नठोड़ी फीटर है, नठोड़ी बिजली घर है, वहाँ से जा रही है। अब आपको बता दें कि बिजली घर ने कम से कम इस बिजली घर पर 4 पेट्रोलमैन रखे हो गए हैं। यानी कि पेट्रोलमैन का काम होता है, वो भी ITI बेस होते हैं, ITI पर रखे जाते हैं, ITI बेस वाले। उनका काम होता है कि जो लाइनें हैं उनको क्लियर करें और ऐसी कोई दिक्कत ना आए, तो उनके लिए वो रखे जाते हैं। क्या वो सोए हुए हैं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं, क्या जेई को जानकारी नहीं मिली? जेई की भी आपको बता दें, जेई ने इसमें शिकायत लगाई है कि मैंने इसको टाइट करा दिया। अब भाई साहब एक चीज़ बताइए, टाइट इस पर किस तरह से चढ़ के टाइट किया गया, ये भी आप देख सकते हैं कि इस पर किस प्रकार से चढ़े होंगे और किस तरह से टाइट किया गया। कह रहे हैं कि नीचे झूल रहा था, नीचे झूलने के साथ साथ आप देख सकते हैं झूल रहा था कि खंबा इस पर लटक रहा था, ये भी आप देख सकते हैं। इस पर चढ़े कहाँ को होंगे, कहाँ को ये टाइट किया गया होगा। अब ये आपको बता दें, टूटा ये खंबा नीचे नहीं गड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये टूट करके सिर्फ ये देख सकते हैं टूट करके यहीं पर गिरा हुआ है। यानी कि इसको देखो, थोड़ा सा हिलाएंगे, देखो पूरी लाइन जो है इस पर लटक रही है, यानी कि उस खंबे को भी लेके गिरेगी। और सारी जानकारी आपको देंगे और इस पर लिख भी रखा है, देखो खतरा है भाई 11,000 का, खतरा है 11,000 पे, वो ऊपर नहीं चढ़ना। चलो ऊपर तो कोई नहीं चढ़ेगा इस पर। जी भाई साहब आप बताइए, ये खेत आपका है? हाँ जी। तो इसकी एक शिकायत की गई थी, खंबा कितने दिनों से टूटा पहले बताइए? लगभग 8 महीने से ऊपर हो गया। तो 8 महीने से किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली? बिजली घर में इतने सारे 4 पेट्रोलमैन हैं, उन्होंने देखा नहीं है कि वो टूटा पड़ा क्या हो रहा है? हमने शिकायत सबसे करी, सबसे बताया, मैं कहा भाई इसे ठीक करो, और बस ये कहते हैं बस इब कर दें, और किसी ने भी शिकायत नहीं, किसी ने भी निस्तारण नहीं किया इसका। तो आपने निस्तारण में एक निस्तारण आया कि इसमें तार टाइट करवा दिए गए, इस तरह का तार किस तरह हुए? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। एक्शन से भी, जेई से भी, और जो लैंडमैन है उनसे भी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी गिरी इसकी, किसी ने कुछ नहीं करा इसका। 2 बार ईंख में आग लगी, तो खैर यहीं थे, लाइन कटवा कर गैल लगी बुझाई, ये गन्ने काटने पड़े, ये भी सिड्डों ले कटवाने पड़ रहे, कभी करंट न लग जाए। तो ये तो मतलब खंबा जो है इस लाइन पर लटक रहा, मतलब इस पर झूल रहा है, झूल रहा जी। ये तो भी टूट सके, कभी भी गिर सके जी, तो खंबे और भी टूट सके, चोट भी मार सके, किसी का नुकसान भी हो जाएगा किसी का। तो इसमें जो आपने शिकायत करी थी, अभी तक आपको कोई समाधान नहीं किया? कोई समाधान नहीं हुआ जी अभी तक। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी गिर दिया, ये सुनने में आया कि इसका निस्तार हल कर दिया इसका, और यहाँ कुछ नहीं हुआ। यानी हल कर दिया था? हाँ, कागजों में कर दिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो देखिएगा ये जो मेन रास्ता, इस पर बच्चे भी दौड़ते हैं यहाँ को। जी रेस लगाए, बाली गए जी, बाली जाकत गए, और आऊंगे भैया, और जाकत भी आऊंगे, बच्चों की वैन जहाँ यहाँ है। तो देखिएगा कि मतलब इतनी बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए, मतलब खंबा टूटा पड़ा, उसी खंबे पर जो है लाइन ये चलाई जा रही है, आप देख सकते हैं इसी खंबे पर ये लाइन चलाई जा रही है। और इतनी बेस आपको बता दें, देखिएगा अर्थिंग के लिए पूरा तार भी लगा हुआ है, सब कुछ। ये देखिएगा तार यहाँ से अर्थिंग का चला गया, और पूरा जो है 11,000 और 11,000 है, ये 11,000 की लाइन है, यानी कि 11,000 की लाइन है। और किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, पूरी परला वेला खंबा देख सकते हैं, और ये खंबा इस पर जो है ना लाइन पर जो है लटका हुआ है, यानी कि लटका हुआ अलग सा दिख रहा है कि ये खंबा इस पर लटका हुआ है। निस्तारण ये किया गया कि ये टाइट करवा दी गई है लाइन, यानी ये टाइट तो अपने आप ही होगी, टूट के जैसे ही गिरा तो टाइट खुद ही होगी ये तार। तो
विद्युत विभाग की ये लापरवाही है। कल गन्ने में आग लगी, कुछ भी लगी तो विद्युत विभाग को इसकी मुआवजा देना पड़ेगा, फिर मुआवजे का होगा, फिर कई सारी पेनल्टियाँ विद्युत विभाग के ऊपर लगेगी, लेकिन कर्मचारी इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। कर्मचारी विद्युत विभाग को भी पेनल्टी लगवाएंगे और कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का विषय भी हो सकता है, बड़ी दुर्घटना भी होगी, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं फिर सरकार को भोगनी पड़ेगी। देखिएगा, तो बने रहेगा ऐसी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।